तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं जिनकी किताबों से तो दोस्ती है ही, और वो किताबों को क्रिएट भी करते हैं अपने कंटेंट के माध्यम से। हिंदी और सिंधी भाषा की प्रख्यात लेखिका श्रीमती प्रिया वच्छानी जी आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं और अपने लेखन के विभिन्न पहलू जो हैं वो आज हमें बताएंगी। प्रिया जी, नमस्कार। DTI न्यूज़ में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आपका प्रोफाइल मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा जो है आपने सम्मान अर्जित किए हैं उल्लासनगर में रहकर। थोड़े से अगर मैं बताऊं तो आकाशवाणी पर आप प्रोग्राम्स करते हैं जी। उसके अलावा विश्व हिंदी लेखिका मंच से महादेवी वर्मा शक्ति सम्मान पुरस्कार भी आपको मिल चुका है। उसके अलावा मधुकर संस्था दतिया में जो है वहाँ से भी आप सम्मानित हो चुके हैं। साहित्य तुलसी सम्मान भी आपको मिल चुका है। रायपुर से नवरंग काव्य सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। उल्लासनगर दिलेर सिंधी के एक ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम में आपको बेस्ट स्पीकर का अवार्ड भी मिल चुका है। मैम, ये सम्मान और ये प्रोग्राम्स का दायरा भारतवर्ष तक सीमित है या बाहर के देशों में भी आपने कुछ प्रोग्राम्स किए और वहाँ से सम्मान अर्जित किए हैं? बाहर सम्मान तो नहीं, मगर हाँ, बाहर कनाडा और जापान के मैगजीन्स में मेरी पोइट्रीज़ और कहानियाँ आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं। न सिर्फ जापान और कनाडा बल्कि सिंध के कई प्रांत में मेरी कहानियाँ पब्लिश होती रही हैं। गुड, क्या बात है। उल्लासनगर की एक शख्सियत और इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ हैं, तो गुड लक उल्लासनगर। और मैं सिंध में मंच भी करके आई हूँ। क्या बात है, बढ़िया है। मैम, कमिंग बैक टू योर बुक, रिसेंटली महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी से 25,000 की जो इनामी राशि है वो आपने प्राप्त करी है अपने इस बुक द्वारा, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इस गंभीर विषय पर जिन पर कई लोग जो हैं वो लिख नहीं पाते, तो क्या वो प्रेरणा थी कि आपने बाल मनोविज्ञान पर एक पूरी की पूरी बुक ही लिख डाली? अगर मैं इसका डीप में आपको जवाब दूं तो जैसे जैसे हम लोग बच्चे होते हैं ना, तब हम बच्चों की भाषा समझते हैं, तब हमको बड़ों की भाषा नहीं समझ में आती। पर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं, प्रैक्टिकल होते जाते हैं लाइफ को लेकर, हमारे जो एक्सपीरियंस रहते हैं, तो हमारे अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है। हम बच्चों की तरह से नहीं सोच पाते। और मैं अपने केस में कहूँ तो शायद मेरे अंदर का बच्चा अब तक जिंदा है। तो मैं जब बच्चों को देखती हूँ, मेरा बच्चों से काफ़ी लगाव भी रहा है, तो पता नहीं कैसे एक गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं, बट मैं बच्चों के मन की बात समझ जाती हूँ अच्छे से और बच्चों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट भी रहती हूँ। यानी कि आपकी चीज़ को, आपकी इस अच्छी गहन बात को अगर मैं अपने तरीके से इलेबोरेट करूँ तो हम बच्चे तो नहीं रहे, बट अपने जीवन में बचपना हमेशा कायम रखना चाहिए। बिल्कुल जी, गुड। प्रिया जी, साहित्य जगत के कुछ नाम ऐसे हैं जिनका हम बचपन से जो है वो नाम सुनते हैं। जैसे हिंदी साहित्य जगत के अगर पुराने लेखकों की मैं बात करूं तो महादेवी वर्मा जी एक बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल। उसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। उसके अलावा महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और अंग्रेजियत की अगर बात करें तो जॉन कीट्स एक बहुत बड़ा नाम है। रॉबर्ट ब्राउनिंग जी हैं और विलियम शेक्सपियर हैं। नए ज़माने की बात करें तो मनोज मुंतशिर साहब हैं। उसके अलावा प्रसून जोशी जी हैं, ममता कालिया जी हैं, अमिश त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मेलुहा, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा। और एक चीज़ मुझे याद आ रही है, आप ही के फेसबुक पेज से मैंने कुछ पढ़ा था बच्चों के विषय में, 3 इडियट्स का आपने जिक्र किया था। तो 3 इडियट्स जो मूवी है वो भी हमारे जो चेतन भगत साहब हैं, इतने बड़े प्रख्यात लेखक, उन्हीं के ही लेखन का नतीजा है कि उसको एक फिल्म के तौर पे बना दिया गया और वो बेस्ट सेलिंग जो है वो मूवी रही। तो सिंधी राइटर्स में हम सचल सरमस्त जी का नाम भूल नहीं सकते, जिसमें कई सारे उसके बैत हम आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं और सब करते हैं। सुंदरी उत्तम चंदानी जी हैं, नारायण श्याम जी हैं, नए जो अभी लोग हैं उनमें गुरुबख्शानी जी हैं। इतनी सारी प्रेरणा स्रोत हमारे पास है, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, हम आपके मुख से जानना चाहेंगे। अगर मैं अपने विषय के बारे में से पढ़ने के लिए तो हम काफ़ी सारे इन बड़े लेखकों को पढ़ते ही हैं। तो अगर मैं अपने इसी विषय पर आऊँ, बाल मनोविज्ञान के विषय पर, तो जो मेरे गुरु हैं विनोद आसुदानी जी, सिंधी के बहुत अच्छे राइटर हैं, जाने माने राइटर हैं।
जिनको अगर मैं गज़ल में मैंने फॉलो किया है, मैं गज़ल लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, जी। कहानियाँ लिखती हूँ। तो गज़ल में मैंने वासुदेव मोही सर और विनोद आसुदानी, इनको प्रेरणा स्रोत बनाया था। जी। तो इनको लेकर मैंने गज़ल लिखी। और बाल मनोविज्ञान की बात करूँ तो मैंने जो आखिरी बुक पढ़ी थी मनु भंडारी जी की, आपका बंटी है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड ही कहानी है, पूरी नॉवेल है, चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड ही है, जो शायद कहते हैं कि उनकी जीवनी पर ही लिखी हुई है। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे लगा मैं ऐसा लिख सकती हूँ। तो मैंने विनोद भैया से बात शेयर की, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था वो किताब पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा भैया मैं भी ये लिख सकती हूँ। तो बोले अच्छा तुम लिख सकती हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले लिख के बताओ। तब मैंने पहली कहानी लिखी थी हवाई जहाज़। वो एक हवाई सफ़र को लेकर है, और उसमें अंत में ये भी आता है कि अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो उसमें लास्ट में ये आ रहा है कि जैसे हमारे सामने है वो हवाई जहाज़ में जब बच्चा सफ़र कर रहा था, उसको लेकर उसकी क्या एक्साइटमेंट थी, और वहाँ पर जब ये थोड़ी सी मतलब सवाल पूछ रहा है अपनी क्यूरियोसिटी को लेकर, तो उसके पापा उसको कैसे चुप करवाते हैं। और वहीं एक जो बच्चा है जो इंग्लिश बोल रहा है जी। तो वो उनको बड़ा प्यारा लग रहा था, और वो उनको कह रहा है कि भाई तुम्हारा बच्चा तो बहुत क्यूट है। तो बच्चे के मन में सवाल उभरता है कि मैं ज़रा से सवाल पूछ रहा हूँ तो पापा बोल रहे तुम बहुत शरारत कर रहे हो, और वो बच्चा इतनी देर से जो चिल्ला रहा है, इंग्लिश में इतना बोल रहा है, वो क्योंकि इंग्लिश बोल रहा है इसीलिए वो ज़्यादा क्यूट हो गया। जी। तो ये हम मतलब पेरेंट्स की मैंने देखा है, ये उनकी सोच होती है। जो इंग्लिश में बात कर रहा है ना वो पढ़ा लिखा और अच्छा है, जो सिंधी में बात कर रहा है, अपनी मदर टंग में बात कर रहा है, वो अच्छा नहीं है। तो ये उनके लिए मैंने एक सवाल उठाया है, उनको ये बताने की चेष्टा की है कि आप बच्चों के मनोविज्ञान को समझो। लेखक या साहित्यकार जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके कैरेक्टर की स्किन में जाकर इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन शब्दों के माध्यम से दे रहा है कि वो दूसरों के लिए एक रियलाइजेशन फैक्टर हो कि भाई ये भी हम करते थे तो हम ना करें। तो ये कितनी सुंदर सी बात है। बिल्कुल बढ़िया। और साथ में मैं आपको ये बताती चलूँ कि हिंदी में जैसे आप बाल साहित्य पढ़ सकते हैं, बाल साहित्य लिखने वाले काफ़ी लोग हैं, बट बाल मनोविज्ञान लिखने वाले बहुत कम लोग हैं। और सिंधी में तो मैंने हिंदुस्तान में तो नहीं देख पढ़ा है। ये क्राउन आपके सर पे, ये मेरे चलिए हाँ, लेकिन जो सिंध में है अमर जलील जी, उन्होंने कुछ कहानियाँ लिखी हुई हैं, पर पूरा किताब मैंने अब तक तो मेरी नज़रों में नहीं आया। कुछ कहानियाँ ली, आपने पूरी किताब लिख डाली। मैंने किताब बढ़िया है मैम, और इस बात के लिए हमारा प्रोत्साहन हमेशा आपके लिए रहेगा। मैडम, अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि जो साहित्यकार और लेखक हैं उनके लफ्ज़ों की और उनकी खुद की भी कोई उम्र नहीं होती। आप लफ्ज़ों को किस उम्र के दायरे में रखोगे? वो तो कभी बूढ़े होने वाले नहीं हैं। किसी जवान ने पढ़ लिए तो वो जवान की हैसियत से देखेगा, किसी बूढ़े ने पढ़ लिए तो वो बुढ़ापे की हैसियत से देखेगा। तो जब आपका जो लेखन, जब आप लिखते हो, एक लेखक की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मतलब आज एक पक्षी के आप पर नहीं गिन सकते। वैसे ही एक लेखक के जो जॉनरेज हैं, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी क्वांटिटी की तो बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बट क्वालिटी की बात ज़रूर करूँगा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जॉनरेज क्या हैं, आप किस किस रेंज में लिखते हैं। आपने बाल मनोविज्ञान जैसा सीरियस सब्जेक्ट तो बता दिया, तो इसके अलावा आपके लेखन का ईसीजी फैक्टर क्या है, वो हमें बताइए। जैसे ये एक किताब है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। एक मेरी दूसरी किताब अभी पब्लिश हुई है जिसका नाम है अणपूर्यो ख्वाहिशों। अच्छा। अगर मैं डीप में बताऊं तो वो भी शायद एक औरतों के मुकाबले उनका जो विज्ञान है, उनकी जो सोच है, उसको प्रेजेंट करती हुई किताब है वो। और तीसरा जो मेरा अब चल रहा है, एक नॉवेल चल रहा है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट के ऊपर है। ओके। मतलब काफ़ी सारे टची सब्जेक्ट के ऊपर आप, अब जैसे आपने कहा कि अणपूर्यो ख्वाहिशों यानी अनफुलफिल्ड विशेस, तो ये तो काफ़ी कैची सब्जेक्ट है कि भाई हमारे हर किसी के जीवन में कुछ ऐसी विशेस रहती हैं जो अनफुल्ड रह जाती हैं। वन ऑफ द रीजंस कुछ भी हो सकता है, तो काफ़ी कैची। और हम एक आशावादी, क्या कहेंगे उसको, प्रेक्षक के हिसाब से हम इंतज़ार करेंगे ये 2 बुक्स आपकी जल्दी मार्केट में आ जाएं, ताकि हम अणपूर्यो ख्वाहिशों आ चुकी है, इसी साल हुई आई है। और अगर आप लोगों की दुआ रही तो आधा नॉवेल तो कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्द वो भी प्रकाशन में ही है लगभग, तो आ जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। मैम, जो भी आपका लेखन रहेगा हम फ्लैश कर देंगे ताकि लोगों का एक जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और वो आपकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनसे मोटिवेट हो सके। बिल्कुल। मैम,
जैसे कि साहित्यकार और लेखक और कला मंच से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी या उनका जो कंटेंट है, बहुत हर कोई अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो उस मेहनत का एवजा या उसके लिए इंस्पिरेशन या उसके लिए मोटिवेशन पैसों के रूप में या एमिनिटीज़ के रूप में या फैसिलिटीज़ के रूप में साइमल्टेनियसली आ रही हैं, या उस मामले में बहुत ज़्यादा गैप है? यानी कि मैं ये आपसे क्लियरली पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी समितियाँ, जितनी भी शहरी लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल की जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो क्या वो पैरेलली आपको आपकी क्रिएशन के लिए मदद दे रही हैं, आपको उतने ओहदे मिल रहे हैं, या इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है और लोगों को साइडलाइन कर दिया जाता है उनकी एलिजिबिलिटी होने के बावजूद? ये बड़ा पैना सा सवाल है, आप सधे हुए तरीके से मुझे जवाब दीजिएगा और मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। देखिए, सच्चाई ये है कि ओहदे का मैं नहीं बोल सकती। अभी तक ये नहीं हुआ है कि साहित्यकारों को प्रॉपर कोई ओहदा दिया जाए। जैसे कि आप खेल जगत में देखेंगे, कोई हॉकी प्लेयर है या जैसे भी क्रिकेटर है, क्रिकेटर का शायद आई थिंक मुझे नहीं पता है जी, वहाँ पे अभी उनको बहुत सारा गवर्नमेंट सर्विसेज दी जाती वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं अभी। हाँ, बाकी साहित्य जगत में ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है। साहित्य की अब तक एक्सेप्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं हुई जितनी बाकी जगह पे डेवलपमेंट हुई है। इसमें नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि जैसे एनसीपीएसएल, हम सिंधियों के लिए स्पेशली जो एनसीपीसीएल संस्था है, जैसे मैंने बुक पब्लिश करवाई, तो एक बुक पब्लिश करवा सकती हूँ, 2 करवा सकती हूँ, लेकिन इतने पैसे हम स्पेशली लेडीज़ के लिए घर से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने शौक के लिए निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर जैसे कि मैं अर्निंग नहीं हूँ तो उसके लिए निकालना मुश्किल होता है। तो हम लोगों के लिए एनसीपीएसएल है। जैसे इस बार मेरी पहले का तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि इस बार 3 सालों के बाद मेरी बुक बल्क परचेज के लिए गई है। मे बी लॉकडाउन की वजह से अटक गया था या क्या, बट हाँ थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन चल रहा है। एक कंट्राडिक्शन ई बुक्स की वजह से भी होता होगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो लोग बुक खरीद के पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि वो डायरेक्टली ई बुक्स पढ़ें, तो वहाँ पे भी कुछ तकलीफें आप महसूस करते हैं? पढ़ रहे हैं आजकल ई बुक ज़्यादा, मगर मैं कहूँगी वो ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है। एक तो आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी मोबाइल तक सीमित होकर रह गई है। एक हम मोबाइल बनाया था हमें इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है आजकल मोबाइल हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। मैम, यंगस्टर्स जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है आज की डेट में, और जैसे हमने टेक्नोलॉजी और मोबाइल्स की भी बात कर ली, तो ऐसे यंगस्टर्स जिन्हें साहित्य में रुचि है, जिन्हें लेखन से प्यार है और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, बट उनके लिए जो एक वे बनाना है वो वे है नहीं, वो डिरेल्ड है, तो ऐसे बच्चे, ऐसे यंगस्टर्स या ऐसे लोग जिनकी लेखन में रुचि और साहित्य को पढ़ने की लालसा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैसेज तो मतलब अगर उनकी ऑलरेडी साहित्य पढ़ने में रुचि है तो ऐसे लोगों को मैसेज सिर्फ ये दूंगी कि आप अपना काम करते रहिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों ने काम कर लिया लेकिन हमको उतना मतलब रिस्पांस नहीं मिलता है, तो काफ़ी लोग उसको आधे में छोड़ देते हैं। छोड़िए मत। हम राइटर्स हैं ना, हम अपने स्वंत सुखाए के लिए लिखते हैं, तो आप अपने लिए लिखिए। दुनिया आपको आज नहीं तो कल अगर आप में टैलेंट है तो पहचानेगी, चाहे कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे। हाँ, ये तो चीज़ मैंने भी काफ़ी बार महसूस की है कि अगर कोई किसी प्लेटफॉर्म पे लिख रहा है, फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या नॉर्मल प्लेटफॉर्म हो, तो उसको फॉलोअरशिप, लाइक्स और कमेंट्स, क्योंकि आज दुनिया में देख रहा हूँ कि लाइक्स और कमेंट्स के लिए ही खुद को ज़्यादा प्रपोज करती है, तो ये एक बहुत मतलब गलत चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा खासा भरा पूरा भगवान का दिया हुआ दिमाग भी बंद हो जाता है इन लाइक्स और शेयर और कमेंट के चक्कर में। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कुछ समय पहले तक था, ये लाइक कमेंट्स का चक्कर। अब ये वहाँ तक सीमित है जिनमें उतना टैलेंट नहीं है। जिनमें टैलेंट है वो जानते हैं कि हम अच्छा लिख रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, और निरंतर वो लिखते ही रहेंगे। हाँ, वो लिखते रहेंगे। आप उनके पोस्ट को लाइक करो, नहीं करो, जो भी करते, आपको जो करना है करो। अब जैसे मैं अगर अपने केस में लूँ तो मैं देश के कई सारे हिस्सों में, कई अखबारों में, मैगजीन्स में मेरी कहानियाँ, आर्टिकल्स जाते रहते हैं, तो कई बार मुझे ये भी सुनने मिला था कि तुम तो छोटे न्यूज़पेपर के लिए लिख रही हो, उनको क्यों दे रही हो, बड़े न्यूज़पेपर में भेजो। तो
मैं सीधा बोल देती हूँ उनको कि मैं बड़े न्यूज़पेपर को भेज के उनके नीचे दबूँ कि अरे तुमने ऐसे, क्योंकि एक जगह मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने एक कहानी लिख के भेजी, इसको ऐसे नहीं, इस हिसाब से इसको इस तरह से मोल्ड करके भेजो। उनका नहीं, मैंने जो लिखी है वो सही है, मैं उसको मोल्ड नहीं कर सकती। वहीं जो अगर मैं छोटे पेपर को भेजूंगी तो वो एज इट वैसे ही छापते हैं। क्रिएटिविटी को अगर ट्विस्ट दे दिया तो वो क्रिएटिविटी कहाँ रहेगी? हाँ, और उसके बाद वो जो हमको रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो ज़्यादा मायने रखता है। जैसे अभी आपने कहा कि आपको 25,000 का इनाम मिला है, मेरे लिए वो 25,000 मायने नहीं रखते। मुझे एक अवार्ड मिला एकेडमी की तरफ से, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस आया। बिल्कुल जी, सही बात है। आपके काम को तवज्जो दी गई, आपके नाम को एक्सेप्टेंस मिला, तो मनी इज़ द सेकंड थिंग एक्चुअली। हाँ, लेकिन जो पदों पे आसीन हैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि भाई थोड़ा साहित्यकारों को भी आप प्रोत्साहन दीजिए उनको आगे आने में उनकी हेल्प कीजिए, ताकि जो लिखने वाले हैं, जो अच्छा कंटेंट लिखने वाले हैं, वो कहीं दब न जाए। सही बात है। और जिस अगर मैं बताऊं, जिस लैंग्वेज का, जिस भाषा का साहित्य जिंदा रहता है ना, वो भाषा कभी मर नहीं सकती। शायद इसी काम के लिए तो साहित्य अकादमियाँ बनाई गई हैं, पर वो अब तक डेप्थ में काम नहीं करी, ये मैं मानता हूँ। कर रही है, पर कहीं कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, हाँ, कुछ पॉलिटिकल चक्कर हैं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कुछ पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं, कुछ वो नहीं कि क्या बोलते हैं, चाचा भतीजा टाइप का वो चल रहा है। सही है, मतलब बट ठीक है, इतना भी नहीं है, बट हो जाता है, चल जाता है। मतलब समय रहते ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, वो तो हर फील्ड में चलता ही है, किसी कोई भी फील्ड हो। प्रिया जी, आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप उल्लासनगर से ही हैं जी। उल्लासनगर की मट्टी खून से भी सनी हुई है, मेहनत के पानी से भी सनी हुई है। हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा। आज आपको पता है कि पिछले 6 साल से सिंधु भवन की इमारत, उस पर अब तक ताला लगा हुआ है, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कला मंच, साहित्यकारों के मंच और लेखकों के मंच को उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर सिंधी समुदाय का इतना अच्छा और ब्यूटीफुल बनाया हुआ बिल्डिंग, इतने पैसे लगाकर अगर हमें प्रशासन ने बिल्डिंग दी है, और वो राजनीतिक मकड़ जाल में अगर तालाबंद स्थिति में है, तो इससे लेखकों और साहित्यकारों का जो हृदय है वो कितना दुखता है। और अगर सिंधु भवन को तुरंत ही अगर सर्विसेज में ला दिया गया, तो उसकी वजह से साहित्य को कितना प्रोत्साहन मिलेगा। और ये जो सभाएं हैं, जो साहित्य की जितने भी मंच हम लोग जागरूक कर सकते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और ये कितना जल्दी हो जाना चाहिए? देखिए, इस मैटर पे तो यही कहूँगी कि अगर ये मैटर जितना जल्दी क्लियर हो जाता है, इसमें हमारे जो शहर की गणमान्य हस्तियाँ हैं उनको थोड़ा दखल देना पड़ेगा। अगर ये मैटर क्लियर होता है तो इससे हमारे शहर का डेवलपमेंट न सिर्फ शहर का बल्कि यहाँ के लोगों का भी होगा। जैसे जो कलाकार हैं, जो स्टेज आर्टिस्ट हैं, साहित्यकार हैं, उनको एक अच्छा मंच मिल जाएगा। बाहर से कितने कलाकार आएंगे? बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो ये है कि जैसे हमारा काम है लिखना, हम लिख रहे हैं, तो जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो हमारे यहाँ के राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो इस मामले में दखल देकर उसको जल्दी ठीक करें, तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात। सरकास्टिकली फिर हम ये डिमांड कर देते हैं कि साहित्यकारों, कलाकारों को और लेखकों को 3-3 वोट का प्रावधान कर दीजिए, तो शायद आपके वोट हासिल करने के लिए ये चीज़ हो जाएगा। मैम, जैसे कि आप लेखन का कार्य करते हैं, और लेखन का कार्य एक दैवीय कार्य बोला जाता है, तो हम जिस धरती से उपजे हैं उस धरती की तरफ हमारे काफ़ी सारे उत्तरदायित्व हैं। उल्लासनगर की जो परिस्थिति आप देख रहे हो कि वहाँ से ग्रीन जोन बहुत कम हो रहा है, तो हमने हमारे चैनल के माध्यम से क्योंकि अभी प्री मॉनसून जो सीज़न है वो आ चुकी है, तो ये बहुत अच्छा समय होता है प्लांटेशन का, तो हमने मेरे हिस्से की हरियाली नाम से एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। ये आम के झाड़ की बेट कृपया आप एक्सेप्ट कीजिए और इसे किसी ऐसी एरिया में प्लांट कीजिए। इसे आप अपने फैमिली का एक मेंबर ही समझिए। बिल्कुल सर। और सिटी को हरा भरा, क्योंकि मैम अभी हम लोग 40 to 43 का जो टेम्परेचर है वो टच कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक दिली तमन्ना है कि आप, मैं और उल्लासनगर के जो स्वाभिमानी और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, अपने उल्लासनगर के टेम्परेचर को काबू करने के लिए थोड़ी सी प्लांटेशन पे अगर ध्यान देंगे, तो हम लोग
अगले साल शायद इतनी हीट में ज़िंदगी व्यापन नहीं करेंगे। आप प्लांट को एज ए सिर्फ हीट ले रहे हो। मैंने इस पे एक पूरा आर्टिकल लिख के मैं आकाशवाणी पर बोल के भी आई हूँ। सिर्फ हीट ही नहीं, बारिश पर भी उसका काफ़ी असर पड़ता है, बाढ़ पर असर पड़ता है, और उसके साथ ही जो पेड़ हैं वो ना ज़मीन की मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिस वजह से बाढ़ वगैरह का खतरा भी कम आता है। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग में भी पेड़ों का बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप, जैसे कि आपने देखा, बाढ़ भी कई बार अभी उल्लासनगर में लगभग एवरी ईयर ये सिचुएशन प्रॉब्लम आ ही रही है। तो अगर आप अपने शहर को, अपनी धरती को बाढ़ से, गर्मी से और अच्छी हवा पानी चाहते हैं तो पेड़ तो बिल्कुल लगाने चाहिए। बिल्कुल मैम, थैंक्स अ लॉट। आपने अपील करी और इस अपील का हमारे शहरवासियों के ऊपर 100% असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जब लेखक बोलता है तो वो बहुत दिल से बोलता है। तो आपकी अपील का शहरवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, मॉनसून के टाइम पे आप अगर प्लांटेशन की ड्राइव शुरू करेंगे तो जिस तरीके से पेड़ कटाई हो रही है उसके ऊपर लगाम भी लगेगी। एक कट रहा है तो 50 लगाइए, यही हमारा नारा होना चाहिए। दोस्तों, प्रिया वच्छानी जी जो एक बहुत अच्छी लेखिका है, उन्होंने बाल मनोविज्ञान पर जो बहुत अच्छी जो किताब लिखी, नंडड़िन अखड़िन सा, आप ज़रूर उसे पढ़िए और उससे जो इनका एक मैसेज है बच्चों के प्रति और उनके पेरेंट्स के प्रति, अगर आप उसे पढ़ेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में धारण करेंगे तो हमें बच्चों के मनोविज्ञान को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। प्रिया जी, बहुत बड़ा थैंक यू वो बुक लिखने के लिए, और हम यही गुजारिश करेंगे कि आप निरंतर इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं अपने शब्दों के माध्यम से हमारे प्रेक्षकों के लिए जो है वो सामने लाइए। और मैम, बहुत बड़ा धन्यवाद DTI न्यूज़ में आने के लिए। दोस्तों, हमारा पूरा ये जो एपिसोड है ये एंटायरली इट वाज डेडिकेटेड टू राइटअप्स, और वो भी क्वालिटी राइटअप्स। तो दोस्तों, फिर से जो आपके सबसे बड़े दोस्त हैं बुक्स, उनसे आप नाता अपना बनाइए और अपने जीवन को सुख में बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।